हेलो डियर, आप सभी एएनएम कैंडिडेट के लिए लगातार मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा। तो यह आपका 59 नंबर का वीडियो है। देख सकते हैं मैं आपको 59 नंबर का वीडियो करा रहा हूं। और अभी तक मैं ये ज़रूर कहता हूं कि जो लोग 1 से लेकर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, अभी 59वां वीडियो चल रहा है, तो समझिए उनका तैयारी बहुत बहुत अच्छा हो गया होगा, बहुत सारे चीज़ के बारे में नॉलेज हो गया होगा जो 1 से लेकर मेरे वीडियो को देखे होंगे। क्योंकि मैं शुरू से ही वैसा प्रश्न करा रहा हूँ जो आपको सीखने, जो आपको समझने के लिए है। ऐसे बहुत सारे चैनल को मैं भी देखता हूँ, वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वह आपके एकदम जो आप पढ़ते हैं हमेशा वही प्रश्न कराया जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ नया, कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कराया जाए, जैसे एग्ज़ाम में नए नए तरीके से पूछे जाते हैं वैसा प्रश्न कराया जाए, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले। समझ रहे हैं ना? तो चलिए इस क्रम में हम आज 59 नंबर का वीडियो लेकर आए हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा खूबसूरत 30 जो है एमसीक्यू, जिसमें आप बहुत सारे चीज़ को सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। और मैं फिर से बता रहा हूं, यह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये जो भी मैं अभी करा रहा हूं इंग्लिश वाला, इंग्लिश में लिखा है, वह सब एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से ला रहा हूँ, एग्जाम का प्रश्न है, पूछे गए हैं। देखिए कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है ना? पहला प्रश्न है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ओडिमा, यानी ओडिमा के बारे में क्या सही है, इसमें से सही बताना है। तो ओडिमा हम लोग कहते हैं सूजन को। ठीक है, सूजन जो होता है उसको एडिमा कहते हैं। तो इट इज फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, अफेक्टेड टिश्यू बिकम स्वेले, इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब यह रिवर्सिबल है, फिर से सही हो सकता है। तो इसलिए जो है आपका इसमें राइट आंसर जो है इट इज रिवर्सिबल होगा। ओडिमा के बारे में ये सही है कि यह जो है इट इज रिवर्सिबल, मतलब यह पुनः जो है परिवर्तन हो सकता है। समझ गए ना? तो ये बातें सही है। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का मेन फंक्शन कौन सा है? प्रोड्यूस इंसुलिन, गलती। तो पैंक्रियाज, इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज का बीटा सेल, आपको पता है। बाइल जो पित्त होता है उसका प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब लीवर का यही काम है कि यह पित्त को बनाता है और उसे स्रावित भी करता है। ठीक है ना? और सीक्रेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस को अमाशय द्वारा सीक्रेट किया जाता है। समझ गए? कुछ गैस्ट्रिक जूस है जो आपको अलग अलग एंजाइम में मिल जाएंगे। तो ये राइट आंसर लीवर का यही है कि बाइल का मतलब पित्त का प्रोडक्शन, निर्माण करना और उसे स्रावित करना। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने में, देख लीजिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट गॉल ब्लडर, गाल ब्लडर के बारे में इनमें से क्या सही है? माय डियर, गाल ब्लडर के बारे में इनमें से क्या सही है? हेल्प इन गेगिंग वेट, गलत। क्या यह वेट को प्राप्त करने में आपको मदद करता है? नहीं, गलत। प्रोड्यूस इंसुलिन, यह भी गलत है, इंसुलिन पैंक्रियाज बनाता है। स्टोर बाइल, ये सही है। गॉल ब्लडर जो होता है, पित्ताशय जो होता है, वह आपके पित्त को स्टोर करता है, जमा करता है। बनाता कौन है? लीवर। तो ये आपका सही है। ओके, आगे है सीमेन कॉन्टेंस वाट, मतलब सीमेन जो होता है, जो बीज है पुरुष का, वह अपने अंदर क्या रखता है? वो क्या रखता है बताना है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड रखता है, बात सही है। स्पर्म भी रहता है इसमें, बिल्कुल सही है। सेमिनल फ्लूइड भी रहता है, बिल्कुल सही है। यानी डी ऑप्शन सही है, यानी सीमेन में यह सब कुछ रहता है। ठीक है ना? आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे है 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने में है, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन एडल्ट, कहता है एक एडल्ट में नॉर्मल श्वसन दर कितनी होनी चाहिए पर मिनट? तो पर मिनट माय डियर आपको पता है कि 12 से 20 को नॉर्मल माना जाता है। ऐसे 16 से 18 अगर है तो वह नॉर्मल एडल्ट में एवरेज इतना माना जाता है, एवरेज इतना माना जाता है। नॉर्मल की बात करेगा तो 12 से 20, जैसे ही आपके 10 से कम होता है तो वह जो है ब्रेडीपेनिया हो जाता है, और जैसे ही आपको 24 से ऊपर आएगा तो वह टेकीपेनिया हो जाएगा। तो दोनों समझ लीजिए, अगर ब्रेडीपेनिया का मान पूछे तो अगर ऑप्शन में 10 रहे तो 10 से नीचा होता है तो ब्रेडीपेनिया, और 24 से ऊपर हो जाता है तो टेकीपेनिया होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे है, कहता है विच मसल, मतलब कौन सा मांसपेशी मोस्ट टाइपिकली यूज टू गिवन इंजेक्शन इन आर्म, कहता है कि हाथ में, बाजू में, किस मसल्स में, किस पेशिया में जो है हम लोग यूज करते हैं इंजेक्शन देना, मतलब बाह के, मतलब हाथ के किस मांसपेशी में हम लोग इंजेक्शन देने के लिए उपयोग करते हैं, किस मांसपेशी में? तो आपको पता है जो डेल्टॉइड जो मसल्स होता है, इसी में ना हम ज़्यादातर हम लोग जो है इंजेक्शन देते हैं मांस में। हाथ के जो डेल्टॉइड ऊपर वाला कंधा से हल्का नीचे जो मसल्स होता है डेल्टॉइड, उसी में ना देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे है 7वां नंबर प्रश्न है ट्यूब कंटेनिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज। कहता है माय डियर कि ट्यूब कनेक्टिंग किडनी मतलब ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, कहता है कि मूत्राशय से कौन सा नली है जो किडनी को जोड़ता है, मतलब मूत्राशय और किडनी के बीच में कौन सा नली होता है, ट्रेकिया, यूरेथ्रा, यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब। आपको पता है फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में होता है, ट्रेकिया या श्वसन नली होता है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग और यूरेटर मूत्र नली होता है। तो यह तो यूरेथ्रा है जहाँ से मूत्र निकलता है, मूत्र मार्ग होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेटर जो एक नली होता है, मूत्र नली होता है, और यह जो है मूत्राशय और किडनी के बीच कनेक्ट करके रखता है यूरेटर। समझ गए। आगे है पार्ट ऑफ आई मतलब आँख का भाग, वेयर इमेज इज फॉर्म, जहाँ पे दृश्य जहाँ पे तस्वीर बनता है, आँख का वह कौन सा भाग जहाँ पे तस्वीर जो है इमेज बनता है, ठीक है। तो वह जो है हमारा रेटिना होता है, रेटिना में ही जो है हमारा किसी भी चीज़ का इमेज बनता है जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। और रेटिना सबसे आंतरिक लेयर भी है आँख का, ये भी ध्यान में रखिए। 9वां नंबर का है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कहता है इनमें से कौन सा जो है गलत है बताइए। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि ऑसिकल्स जो होता है आपके जो कान में जो हड्डी होता है उसे ऑसिकल कहते हैं, और वहाँ पे 2 नहीं 3 बोन होता है, ठीक है। कितने बोन होते हैं? 3 बोन, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज अल्सो नोन एज ईयर ड्रम, बिल्कुल सही है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम जानते हैं, ये बात याद रखिए, पूछेगा प्रश्न कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ईयर ड्रम। कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, बिल्कुल सही है, कोक्लिया सुनने से संबंधित है और यह कान का आंतरिक लेयर है। पिन्ना इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये भी सही है, पिन्ना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यानी इनमें गलत ऑसिकल 2 बोन, यही गलत है, 3 बोन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है 10वां नंबर का प्रश्न है, कहता है व्हाट इज ट्रू अबाउट लंग, मतलब फेफड़ा के बारे में क्या सही है। राइट लंग हैज 2 लोब्स, क्या ये सही है? तो ये गलत है। दे आर ब्रोंकी एंड ब्रोंकियाइस, मतलब दे है मतलब लंग्स जो है क्या चीज़ है, लंग्स के पास ब्रोंकी और ब्रोंकियाल्स है, बिल्कुल सही है, यह ब्रोंकी और ब्रोंकियाल्स होता है। जैसे आप जाइए, जैसे ये नली हो गया ट्रेकिया, ये 2 फेफड़ा में अलग अलग गया है, तो यह जो होता है यह ब्रोंकी होता है, ठीक है। और ये फेफड़ा के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियाल होते हैं जिससे जो है आपके एल्वोली जो है जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे एल्वोली जो है आपके जुड़े होते हैं, गुच्छा टाइप के जो एल्वोली होता है वायुकोश, ठीक है। तो यही आपका जो है ये राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पेरिकार्डियम ये तो आपको हार्ट का बाहर का लेयर है, ठीक है। सिचुएटेड जस्ट बिलो डायफ्राम, क्या लंग्स डायफ्राम के नीचे रहता है? नहीं, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। ये डायफ्राम है और इसके ऊपर लंग्स होते हैं, यह श्वसन में भी मदद करता है, ठीक है। आगे चलिए 11 नंबर प्रश्न है, एकदम अच्छे से समझिएगा, समझाएंगे, बहुत यूजफुल है। बर्थ इज इंडिया मस्ट रजिस्टर्ड विद, कहता है जन्म के कितने दिन के अंदर जो है रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, जन्म के कितने दिन बाद। तो कितना बार आ चुका है? 21 दिन राइट आंसर होगा। जन्म के चाहे मृत्यु के 21 दिन के बाद रजिस्टर करवा लेना चाहिए। 17 नंबर का प्रश्न है, कहता है इन द डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया इज द, कहता है माय डियर कि आपके इन द डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या चक्र इंडिया में कैसा है, ठीक है। इंडिया में कैसा है डेमोग्राफिक साइकिल, तो माय डियर आपको पता होना चाहिए लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है। इंडिया में हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है, समझ गए। 18 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है डेमोग्राफिक प्रोसेस डूज नॉट इंक्लूड, कहता है डेमोग्राफिक प्रोसेस में क्या जो है नहीं जुड़ता है, फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी एंड सोशल मोबिलिटी। तो माय डियर इसका राइट आंसर होगा जो मोर्बिडिटी होता है यह आपके डेमोग्राफी के प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोर्बिडिटी। ओके, आगे चलते हैं। 19 नंबर है, कहता है माय डियर कि इंसिडेंस इज डिटरमिनाइड बाय, कहता है कि इंसिडेंस मतलब घटना को किससे हम निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। घटना को किससे निर्धारित करते हैं, तो आपको पता है कि जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होता है उसे इंसिडेंस को डिटर्मिनेंट करते हैं, निर्धारण करते हैं, किससे? इंसिडेंस को हम लोग प्रोस्पेक्टिव से के स्टडी से निर्धारित करते हैं, ठीक है। 20वां नंबर का प्रश्न है, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है, कहता है कि WHO जो स्वास्थ्य के परिभाषा दिया है उनमें कौन कौन से जो है डायमेंशन को इंक्लूड किया गया है, क्या सोशल समाज है, क्या फिजिकल है, क्या मेंटल है। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए
कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति के WHO इस तरह से जो है स्वास्थ्य का परिभाषा दिया है कि कोई व्यक्ति है उसे सामाजिक रूप से भी, उसे शारीरिक रूप से भी और उसे मानसिक रूप से भी, तीनों रूप से स्वस्थ होगा तभी जाके वह व्यक्ति एक कंप्लीट स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो वह स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए ऑल ऑफ द एबोव होगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर का प्रश्न है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मोर्टालिटी इंडिकेटर। कहता है मोर्टालिटी को कौन सा संकेत करता है। तो माय डियर, मोर्टालिटी को कौन सा जो है यहाँ पे संकेत करेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जीवन जीने की जो प्रत्याशा होती है वही मोर्टालिटी रेट को संकेत भी करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है हमारा यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है माय डियर, बहुत शानदार है। कहता है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। कहता है प्राथमिक रोकथाम जो होता है वह डेंटल कैरीज वाले, मतलब जो दांत में जो कैरी हो जाता है उसमें जो है प्राथमिक केयर में क्या इंक्लूड है। तो प्राथमिक प्रिवेंशन हम डेंटल कैरीज को कैसे कर सकते हैं, तो माय डियर ऑप्शन नंबर बी, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मतलब दांत से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा देके हम जो है प्राथमिक रोकथाम कर सकते हैं डेंटल कैरी को। ओके, आगे है, आगे का प्रश्न है स्कूल हेल्थ चेकअप कॉम अंडर डैश लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो स्कूल हेल्थ चेकअप होता है वह कौन से लेवल में आता है प्रिवेंशन का, किसके अंडर आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो माय डियर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेकेंडरी लेवल होता है उसमें हमारा जो है चेकअप आता है। तो स्कूल हेल्थ चेकअप जो है तो वह तो सेकेंडरी लेवल में ही आ जाएगा। प्राइमरी में प्रिवेंशन रोकथाम आता है, किसी भी तरीक़ा से रोकथाम करिए, लेकिन प्राइमरी जो लेवल होता है वहाँ पे रोकथाम करने की बात आता है, और सेकेंडरी लेवल में चेकअप करने की, पता लगाने की बात आता है, वहाँ पे डायग्नोस्टिक करने की बातें आती है। समझ गए। आगे है, कहता है 24 नंबर माय डियर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो MMR, मतलब मातृ मृत्यु दर का क्या मतलब होता है। अगर हमको मातृ मृत्यु दर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो माय डियर उसके लिए फार्मूला होता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर इतना लाइव बर्थ। ठीक है, कहता है आपको अगर निकालना हो कि एक साल में, देखिए मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि माता का मृत्यु, एक महिला जो अपने प्रेगनेंसी से लेकर प्रेगनेंसी के 42 दिनों तक जो है डिलीवरी के 42 दिन तक अगर डेथ हो जाता है तो वह जो है टोटल उस वर्ष जितने जीवित महिला है उस साल भर में अगर मान गए 5000 जीवित महिला है, इसमें से अगर मान गए टोटल हो गया 5000। ठीक है, अब इसमें से प्रेग्नेंट कितना है ये देखेंगे, तो प्रेग्नेंट जितना होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल वाले को नीचे रखेंगे और उसको हम लोग जो है 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा हमारा मृत्यु दर। समझ गए, आप लोग देख लीजिएगा MMR के फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए ना, MMR के फार्मूला इस सब पर प्रश्न पूछता है। समझ गए, MMR हो गया, IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नेशनल वेक्टर बोर्नी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज रिलेटेड विद। कहता है कि राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज जो है वह किस प्रोग्राम से संबंधित है, इसके अंदर कौन सा रोग को शामिल किया गया है, कौन सा रोग से संबंधित है वेक्टर बोर्न डिजीज। तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर बोर्न डिजीज जो होता है वह आपके जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, इन सब से जो काटने से रोग होता है वो वेक्टर बोर्नी डिजीज होता है। तो वह हमारा बी है, मलेरिया वाला सही होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें याद में रखिएगा, मलेरिया से संबंधित वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होंगे आपके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि व्हाट इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी विथ। कहता है कि कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो है इसमें नहीं है। ठीक है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन अगर 11g/dl है तो यह नॉर्मल माना जाता है, इतना पर जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी प्री एक्लेम्सिया, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, डायबिटीज, ये सब तो एक रोग है, तो यह जो है आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा माना जाता है, जबकि ये तो नॉर्मल है, ये नहीं माना जाएगा। तो पहला सही। ओके, आगे है यहाँ पे सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कहता है कि कुछ जो है आपके नीचे दिए गए हैं गर्भ अवस्था के जटिलता, एक को छोड़कर एक बताना है जो आपको यहाँ पे नहीं है गर्भ अवस्था की जटिलता। ठीक है ना, एक को छोड़कर बाकी
जो है आपके जटिलता दिए गए हैं, एक वो है जो नहीं है, तो बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें। तो आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर यह प्रेगनेंसी का जो है कॉम्प्लिकेशन जटिलता है, जेस्टेशनल डायबिटीज यह भी है, एक्लेम्सिया यह भी है, जबकि मलेरिया जिसमें एक नॉर्मल बुखार आता है, मलेरिया जो है आपका प्रेगनेंसी का जटिलता नहीं है। ओके, 29 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है माय डियर, देख लीजिए आपके सामने। कहता है कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, कहता है कि कॉमन कारण क्या है मातृ मृत्यु का। तो आपको माय डियर पता है एक्लेम्सिया, ट्विंस प्रेगनेंसी, हेमरेज, यानी आपको पता होनी चाहिए माय डियर कि राइट आंसर हेमरेज, रक्तस्राव जो है मातृ मृत्यु का सबसे कॉमन कारण है, सबसे मोस्ट कारण है, समझ गए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टिल एग यूजुअली इम्प्लांट इन, कहता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज एग होता है, जो निषेचित एग होता है, वह सामान्यतः कहाँ पे आरोपित होता है। हम लोग जानते हैं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी होता है वह चूँकि होना चाहिए आपका यूट्रस में, तो यूट्रस में नहीं होकर वह फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, विकसित होने लगता है वह निषेचित एग, निषेचित अंडा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको समझ के रखना है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चा का भ्रूण का विकास होने लगना जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, समझ गए। किसी भी भाग में फैलोपियन ट्यूब के विकास होने लगता है, और यह जो है होना कहाँ चाहिए, यूट्रस में होना चाहिए इम्प्लांट, तो यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही वह विकसित करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर है फॉर टाइपिंग द बीपी, कहता है बीपी लेने के लिए जो बीपी एपार्टस होता कफ होता है, उसको जो है हम लोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए कहाँ पे प्लेस करते हैं, कहाँ पे रखते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए माय डियर कि जो बीपी मापने के लिए जो हम बीपी एपार्टस हाथ में लगाते हैं, वह जो है एल्बो केहनी के जो है कितना ऊपर लगाना चाहिए। तो लगभग केहनी के 10 सेंटीमीटर ऊपर जो है आपको ट्यूब को प्लेस करना चाहिए। ठीक है, मेडिकली जो ट्यूब होता है ट्यूबिंग को प्लेस करना है, मतलब बीपी एपार्टस को केहनी के 10 सेंटीमीटर ऊपर जो है आपको लगाना चाहिए। जो बीपी लगाने के लिए जो पट्टी लगाते हैं ना, वही अपार्टस होता है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कहाँ प्लेस करेंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर प्लेस करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछेगा या नॉलेज के लिए भी अच्छा है। आगे है 36 नंबर, ऑल इज ट्रू फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, कहता है सब सही है बट एक को छोड़कर। कौन है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक गलत है, ठीक है, बताना है। मेडिकेशन कैन बी गिवन ओनली, ब्रांडेड ग्यूटी कैन बी गिवन ओनली ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ। तो इनमें से जो है ऑल इज ट्रू फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट एक, कहता है कि इनमें से एक सही है बाकी को छोड़कर। ठीक है ना, बाकी को छोड़कर सिर्फ एक ही सही है। तो आपको पता है माय डियर, जो है यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि एक को छोड़कर बाकी जो है आपके क्या है, सब के सब जो है आपके सही है, बताना है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लगातार 6 महीने तक करवाना चाहिए। ओनली ब्रेस्ट फीडिंग यह भी सही है। ठीक है, और मेडिकेशन कैन बी गिवन, मेडिकेशन ये भी जो है दे सकते हैं, लेकिन ओनली ब्रांडेड घुट्टी कैन बी गिवन, ये गलत है। आप ब्रांडेड दूध नहीं पिला सकते, माँ के दूध ही बेटर है। तो ये जो है आपका एक को छोड़कर बाकी सही है। 37 नंबर का प्रश्न माय डियर है, अर्ली न्यूनेंट इज बेबी अप टू व्हाट एज, कहता है अर्ली न्यूनेंट मतलब अभी नवजात को किस रूप में, एक होता है नियोनेंट जिसको 0 से 28 डेज मानते हैं, अर्ली नियोनेंट्स को कितना एज मानते हैं। तो अर्ली नियोनेंट्स जो होता है 0 से 7 दिन को कहते हैं। ठीक है, अर्ली नियोनेंट 0 से 7 दिन। ए चाइल्ड विथ SAM हैविंग हाइपोथर्मिया शुड बी, क्या होनी चाहिए, कहता है एक चाइल्ड SAM के पास है, मतलब उसको काफ़ी जो है गंभीर कुपोषण है। SAM यही ना होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब गंभीर जो है तीव्र कुपोषण है। ठीक है, तो उसको हाइपोथर्मिया है, समझ गए, तापमान कम है SAM होने से, तो उसको क्या करेंगे, केप्ट अंडर वार्म। ठीक है, केप्ट अंडर वार्म क्या कहता है, केप्ट अंडर वार्म बिल्कुल सही है, गर्म के अंदर रखेंगे, सही है। गिव फीड्स बिल्कुल सही है, इसको पोषण देंगे, बिल्कुल सही है। स्क्रीनेड फॉर इन्फेक्शन, बिल्कुल इन्फेक्शन के लिए भी जो है उसके स्क्रीनेड करेंगे, इसलिए हमारा इसमें सब के सब सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे हैं 39 नंबर का प्रश्न है, आखिरी प्रश्न भी है।
कहता है विच बेबीज आर एलिजिबल फॉर कंगारू मदर केयर, कहता है कौन सा बच्चा शिशु है जो कंगारू केएमसी के लिए एलिजिबल है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो लेस देन 1.5 kg वेट, ये भी आपका जो है गलत है, ठीक है ना। इसमें सही है लेस देन 2 kg वेट से अगर लेस हो जाएगा तो उसे कंगारू मदर केयर देने लगेंगे। बाकी 2.5 kg से कम गलत, 3 kg से कम गलत, ये सब तो नॉर्मल माना जाता है। 2 kg से कम होगा तो उसे कंगारू मदर केयर के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न एकदम अच्छा से समझने वाला प्रश्न जो भी था मैंने करा दिया। अब आपका काम है कि इसे पढ़ना समझना। मैं हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में सर्फ दिया हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। आप बताइए कितना ज़्यादा यूजफुल है या नहीं है आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।